नमस्कार, स्वागत है आपका कालका से समालखा में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी सीएम की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं और जहां पर उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी लक्ष्मी, क्या कुछ अहम जानकारी है सीएम के दौरे को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल दुर्गेश, मैं यहाँ पर अभी हरियाणा भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ही देर में सीएम आने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सभी के साथ। यहाँ पर बहुत ही कुछ मिनटों में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी यहाँ पर मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। कुछ ही मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचने वाले हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद किया है। सीएम ने कहा कि इस सेवा से निकलकर आने वाले 75% युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी और दूसरे कार्यों में वरीयता देगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं के लिए सेना में नौकरी के नए अवसर खुलेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी। 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा, जो बढ़कर के चौथे वर्ष में
6,96,000 रुपए तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें एक देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में हरियाणा की सभी नगर परिषद और नगर पालिका के क्षेत्र को साफ सुंदर बनाने, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाकर देश के नंबर 1 शहरों में शामिल करवाना, साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नगर, गांव, कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी लाना, उन्हें मूलभूत सुविधाएं देकर और सुदृढ़ बनाना शामिल है। वहीं इस दौरान पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर और करनाल के मेयर भी मौजूद रहे। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज अपने गृह क्षेत्र अंबाला के दौरे पर रहे। अंबाला में एसडी कॉलेज में वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 207 विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में 2025 तक सरकार नई शिक्षा नीति लागू करेगी। साथ ही कहा कि स्टूडेंट अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS ऑफिसर बने, लेकिन अच्छे राजनेता भी बनने की सोचे। वहीं अंबाला में देर रात जय कुमार उर्फ सोनू शुक्ला, जो कि घास मंडी का रहने वाला है, उसके अपहरण का मामला सामने आया है। यह मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने सर्राफा कर्मी के साथ मारपीट कर उसे इंडिगो गाड़ी में उठाकर उसका अपहरण किया है। यह घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है। DSP ने बताया कि पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस की टीम ने जय कुमार की तलाशी करनी शुरू कर दी और 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इंडिगो गाड़ी के साथ 6 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी को अपहरण की धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। जय कुमार उर्फ सोनू नाम का लड़का है, जिसका कुछ लड़कों ने मार पिटाई करके उसको गाड़ी में उठाकर ले गया। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने अपनी टीमें बनाई और अलग अलग जगह पर उसकी तलाश करनी हमने शुरू कर दी और आज पुलिस ने इसमें सफलता भी हासिल की। जो लड़के लेके गए थे उसमें जो इंडिगो गाड़ी थी जिसमें वो लड़के सोनू कुमार को लेके गए थे, उनको राउंड अप कर लिया था और राउंड अप करने के बाद उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है हमारी। वहीं चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन कमेटी का गठन कर पंजीकरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए थे। कर्मचारी कमेटी प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि गलत नीतियों के चलते आज हरियाणा रोडवेज नुकसान में चल रही है। हमारे बेड़े में 4200 बसें सक्षम है, लेकिन विभाग 2000 से भी कम बसें चला रहा है, जिनमें से काफी बसें कंडम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
लेकिन बसों की कमी होने के कारण और विभाग में कर्मचारियों की भी कमी होने के कारण आज प्रदेश की जनता को मतलब अच्छी परिवहन सुविधा नहीं मिल रही, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्र हैं जो एक एक बस में 100 से लेकर 150 तक छात्र जो एक एक बस में जो है घुसकर वो यात्रा कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। वहीं धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, जिस पर सरकार ने किसानों को अब धान की बिजाई डीएसआर माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित किया है और जो भी किसान डीएसआर तरीके से धान की बिजाई करेगा उसे 4,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं डीडीए गिरीश नागपाल ने जानकारी दी है कि डीएसआर क्या होता है और उसका क्या फायदा होता है। डीडीए गिरीश नागपाल ने बताया कि डीएसआर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी चावल की सीधी बिजाई है, जिसमें नर्सरी के पौधे रोपने के बजाय बीज को खेत में सीधे बोया जाता है। इसका उद्देश्य कम अवधि और कम उपज वाली किस्मों की बुआई करना है। देखिए, डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, धान की सीधी बिजाई, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी की काफ़ी बचत होती है। और अगर हम पुरानी तरह की खेती की बात करें तो पहले धान की बिजाई इसी तरह से की जाती थी और इसमें चूंकि इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण से पानी की बचत होती है, जमीन की सेहत में भी सुधार होता है और जो उपज की बात करें तो उपज भी बराबर रहती है। तो 30% तक ऑन एन एवरेज पानी की बचत होती है। वही खबर पानीपत से है, जहां वैट के चलते पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में अचानक संकट पैदा हो गया है। ईंधन पंप मालिकों और डीलरों के संघ का मानना है कि अगर समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो संकट लंबे समय तक बना रह सकता है। वहीं प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी तेल कंपनियां तकरीबन 1 महीने से पेट्रोल पंपों पर सप्लाई को बाधित कर रही हैं। यह अघोषित आपातकाल है। तेल कंपनियों के अधिकारियों ने हमारे डीलर के फोन उठाने बंद कर दिए हैं। वहीं संजीव चौधरी ने तेल कंपनियों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हालात में तेल कंपनी के अधिकारी अगर किसी पेट्रोल पंप पर आए और उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वे उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। ये सरकारी तेल कंपनियां करीबन पिछले 1 माह से हरियाणा प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर बाधित सप्लाई प्रदान कर रही हैं। ये एक अघोषित आपातकाल है तेल कंपनियों द्वारा, जो किसी भी पेट्रोल पंप डीलर को विश्वास में लिए बिना लगाया गया है। पेट्रोल पंप डीलर्स का एडवांस पैसा कंपनीज में पड़ा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल पंप डीलर्स को प्रोडक्ट डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तेल कंपनियों के अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है और देश और ये हरियाणा प्रदेश एक तेल के मामले में अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ता जा रहा है। 15 मार्च के बाद से हमारे को ये दिक्कत आनी चालू हो गई है। कंपनी में एडवांस पैसा भेज रहे हैं, फिर भी 3-3, 4-4 दिन में गाड़ी हमारे को मिल रही है। बहुत बुरा हाल हो रहा है, पंप ड्राई पड़ा है जी, क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या सिचुएशन है अब? पेट्रोल आपको कितना मिल रहा है? पहले कितना मिलता था? पेट्रोल मिल तो रहा है, लेकिन 3 दिन बाद एक गाड़ी मिल रही है हमारे को। मतलब कि जैसे लेना पेट्रोल की ज़्यादा दिक्कत है, डीजल की कम दिक्कत है। मिलती है गाड़ी, आज भेजेंगे तो 3 दिन बाद आएगी गाड़ी। तो पानीपत में जो तेल डीलर है वो सीधे सीधे सरकारी तेल कंपनियों पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको सप्लाई नहीं दी जा रही है, डीजल की ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हो रही, पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है सरकारी तेल कंपनियों के जरिए, जिसके चलते व्यापार पर असर पड़ रहा है। और डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने तो ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे आ जाते हैं और उनके साथ कोई गलत हरकत होती है तो इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकारी कंपनियों के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं, फोन करने पर
और वहीं उनका यह भी आरोप है कि उन्होंने एडवांस में अपने पैसे जमा कर रखे हैं सरकारी तेल कंपनियों के पास, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें वक्त पर तेल की सप्लाई नहीं हो रही है, ना उन्हें ठीक समय पे डीजल मिल पा रहा है और ना ही तय समय पे पेट्रोल, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फरीदाबाद के जिला नागरिक अस्पताल बादशाह खान को देश का पहला मुस्कान सर्टिफाइड अस्पताल घोषित किया गया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। बता दें कि मुस्कान सर्टिफिकेशन के लिए हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्सेज सेंटर की टीम ने मार्च में अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसमें नागरिक अस्पताल के केंद्र को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। मुस्कान योजना के तहत नागरिक अस्पताल को बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। इसमें ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं को बिल्कुल अलग रखा गया है, ताकि अस्पताल में आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुस्कान के तहत बच्चों के लिए ओपीडी, दवा वितरण और जांच की सुविधा अलग है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी विकसित किया गया है। यहाँ तक कि बच्चों की सुविधा के अनुसार शौचालय भी तैयार किए गए हैं और ये सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। मुस्कान योजना के अनुसार जन्म के बाद शिशु को अपनी माता से दूर नहीं रखा जाता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का स्वास्थ्य सामान्य होने पर उसे मां को सौंप दिया जाता है। हमारा जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद देश का पहला ऐसा सेंटर है जिसको मुस्कान सर्टिफिकेशन दिया गया है और इसे 90% मार्क्स दिए गए हैं। और इस मुस्कान इनिशिएटिव के अंडर जो है कोशिश की गई है कि नागरिक अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान कर दी जाएं, जो कि नागरिक या एक सिविल हॉस्पिटल के दायरे में होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एसएनसीयू जो नवजात शिशु के लिए होता है, वह उसमें सारी अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ पर एक वात्सल्य कक्ष और स्टेप डाउन भी बनाया गया है, जहाँ पर बच्चा जो है अपनी मदर के साथ भी रुक सकता है। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। प्रीति किस लिए आए यहाँ पे? मैं अपने बच्चे को दिखाने आई थी। कैसा रिस्पांस मिला डॉक्टरों को? बढ़िया मिला है, बच्चे की देखभाल अच्छी हो रही है। आपका बच्चा बीमार है? यहाँ पे कब से एडमिट करा रखा है?